जय हिंद। ये मतलब ये जीके जीएस का अगला पार्ट लेकर हम आज ये यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का देखिए यहाँ पे रिकॉल होने वाला है। और अक्सर ये सारे वही प्रश्न हैं जो आप एग्जाम देकर आते हैं तो आपके 5 से जो आप मतलब 5 से 8 क्वेश्चंस आपके गलती हो जाते हैं और यही क्वेश्चंस क्या करता है कि आपके रिजल्ट को मतलब ये खराब कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपका मतलब जो रिजल्ट गिराने में योगदान यही इन मतलब प्रश्नों का रहता है, जो कि हर प्रश्न आपका रिजल्ट नहीं गिराता है। याद रखिए, कभी भी आपका जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं अगर उन्हें आप सही से कलेक्ट अपना कर लेते हो तो उन्हीं से ये 5 से 8 आपके जो प्रश्न अगर गलतियां न होगी जिसकी वजह से आपका रिजल्ट हो जाता है और कट ऑफ से आप ऊपर आते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप क्वेश्चन को आपको बहुत सारा रिकॉल कराते हैं। चलिए, अकबर का जो राजस्व मंत्री थे ये कौन थे? तो टोडरमल थे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अकबर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि अकबर का मतलब पूछता है कि कब मतलब ये कब बैठे थे? तो 1556 के जो हुआ था ये पानीपत का दूसरा युद्ध वो उसी समय हुए थे। ये अकबर और इसकी किन के बीच हुआ था? तो हेमू के बीच हुआ था। हेमू यानी कि ये हेमू वही थे जो सूर्यवंश का ही शासक था। इनको हेमू विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज भी याद रखना होगा कि इसके सेनापति उस समय कौन थे इनका? तो बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान, जो पानीपत का दूसरा युद्ध में जो हालांकि उन्होंने 56 से लेकर 60 तक उनके दरबार में रहा हुआ था। उसके बाद में उनके मान सिंह क्या हो जाते हैं कि सेनापति बन जाते थे। ये क्वेश्चन याद रखना। उसके अलावा इसका अकबर के समय में मतलब इनके काल को ऐसे देखा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। इसके अलावा संस्कृत का अगर स्वर्ण काल कहेगा तो गुप्त काल को संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल आपको जहांगीर को कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे अकबर है तो अकबर से देख लीजिए। जैसे इन्होंने मतलब दास प्रथा और हड़म दल से मुक्ति कब पाया हुआ था? 1562 में किया हुआ था। उसी तरह से तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर की समाप्ति किए थे 1564 में। उसके बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किए थे। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किए थे और उसके बाद इबादत खाने में सभी लोगों की आने की अनुमति 1578 में हुआ था। उसके बाद मजहर की घोषणा इन्होंने 79 में किए हुए थे। इसके अलावा 80 में आपको याद रखना होगा कि मतलब तो 1501 मतलब 82 में याद रखें दीन इलाही धर्म की स्थापना किए थे, जबकि इलाही कैलेंडर जो अपना जारी किए थे वह 1583 में इन्होंने जारी किया हुआ था। तो ये कुछ सुधारत हालांकि। और 85 में अपना क्या किए थे कि राजधानी आगरा से लेकर वो लाहौर चले गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन इनका है। और इसके अलावा अकबर का सबसे अंतिम युद्ध याद रखिएगा वो मतलब असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1601 में असीरगढ़ का युद्ध उन्होंने घूस देकर जीता हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मतलब अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा अकबर से संबंधित और भी कुछ सुधार, जैसे इन्होंने आगरा का किला बनाया था, लाहौर का किला बनाया था, इलाहाबाद का किला इन्होंने बनवाए हुए थे। इसके अलावा अकबर जो मतलब इनके दरबार में 9 गो रत्न रहते थे। 9 रत्न में रहते हो गए, एक टोडरमल हो गए, उसके अलावा राम ऐसे तान सिंह हो गए, तान सिंह के बाद मुल्ला प्याजा हो गया, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए। इस तरह से और भी बहुत सारे थे। तो इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। हालांकि 9 रत्न और भी रहते थे, जैसे मतलब एक और काल है जो प्राचीन समय देख जोड़िएगा तो वह जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी 9 रत्न रहते थे उनके समय में। हालांकि सभी के सभी संस्कृत के ही 9 रत्न उनके दरबार में रहते थे, जिसमें कालिदास सबसे बड़े हुआ करते थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें सबसे बड़ा विक्रमादित्य कहा जाता था। और 9 रत्न इनके भी दरबार में मतलब रहता है। हालांकि यहाँ पे इनके दरबार में जो 9 रत्न थे वो सभी के सभी मिश्रित थे, मतलब उसमें से जैसे ये राजस्व मंत्री थे, उसका तानसेन संगीतक थे, मुल्ला दो प्याजा बावर्ची था। इस तरह से अलग अलग उगर है इनमें अकबर के दरबार में देखने को मिलता है। और एक यहाँ से तो 9 रत्न से आपने रिकॉल करा दिया। हालांकि एक याद रखेगा अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तो अष्ट दिग्गज याद रखेगा वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जबकि अष्ट प्रधान लोग कहाँ रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से रिकॉल हमने आपको करा दिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा। अक्सर इसमें से सब डेट वगैरह सब पूछे जाता है। और अकबर के गुरु की अगर बात करेंगे तो आध्यात्मिक गुरु में याद रखिएगा वह रामदास का मतलब नाम आता है। रामदास का आध्यात्मिक गुरु के रूप में आता है। और सूफी गुरु के अगर बात करेगा तो याद रखिएगा वो सलीम चिश्ती उनका है, उनका नाम आ जाता है। उसके अलावा और भी इनके प्रारंभिक गुरु अब्दुल लतीफ ईरानी थे, वह उनके मतलब प्रारंभिक गुरु में रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये आपका ध्रुवीय व्यास का मतलब पूछ रहा है, यानी कि आपका ध्रुवीय व्यास 12,714 हो गया। लेकिन विषुवतीय व्यास पूछेगा तो 12,756 होता है, यानी कि वह 12,756 होता है। और दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? तो 23 किलोमीटर, ये 42 से 43 किलोमीटर होता है। याद रखिए 42 से 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे चूंकि आपको बोला गया क्या है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास
आसपास में, तो याद रखिएगा। तो और यहाँ पे ये भी जान लीजिए, जो ऐसे ये हो गया आपका विषुवतीय रेखा हो गया, तो याद रखिएगा दो अक्षांशों के मतलब बीच की दूरी कहीं भी आपको क्या होता है कि समान रहती है। अक्षांशों की दूरी सभी समान, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर आपको मिलेगा। उसी तरह से दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी, ये देशांतर रेखा होती है, तो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी आपको विषुवत रेखा पे ही मिलेगा, 111.32 किलोमीटर होती है। और न्यूनतम दूरी याद रखिएगा, अगर पूछ देगा तो 0 किलोमीटर होता है। कहाँ पे, यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ही आपको मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको याद रखना। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 180, देशांतर आपका कितना होता है, तो आपको ये कितने याद रखेगा, तो 360 होता है। हालांकि जो सारे 82 भारत हम लोग का यहाँ पे मतलब स्थित है, तो याद रखिए यहाँ भारत हम लोग का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। और समय रेखा जो गुजरती है वो याद रखने, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। भारत का समय रेखा जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है, उसमें से 5 राज्य से होकर गुजरती है। इनके ऊपर में देखिएगा तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, उसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, उसके अलावा उड़ीसा हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरह से आपका मतलब 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री हमारा टाइम रेखा गुजरती है। इसके अलावा भारत से आपको देखिएगा तो आपको कौन सा होता है, तो कर्क रेखा भारत से होकर इस तरह से बीचों बीच से गुजरती है। तो इसमें से भी आपको याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में इसका गुजरती है, और सबसे कम आपका यहाँ पे राजस्थान से होकर गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अलावा आपको झारखंड हो गया, और ये पश्चिम बंगाल हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही आपके 8 राज्य याद रखना होगा कि कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे हालांकि यह कर्क रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण भारत में इसको क्या करती है कि बांट देती है, लेकिन इसके अलावा नर्मदा नदी भी आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटती है। इसके अलावा आपको उत्तरी भाग किसका भाग था, तो अंगारा लैंड का था, जबकि दक्षिण वाला भाग जो था यह मतलब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। उसी तरह से सातवाहन वंश भी था, जबकि उत्तर भारत को दक्षिण भारत को सेतु की तरह कार्य किया हुआ था। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ में अपना भक्ति को आंदोलन को लेकर आए हुए थे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हमने जो था यहाँ से आपको रिकॉल करा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोहे का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, तो हेमेटाइट के द्वारा होता है। तो वैसे हेमेटाइट, तो यहाँ से जान लीजिए हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3, ये आपका हेमेटाइट हो गया। इसके अलावा इसमें से क्या होता है, फिर मैग्नेटाइट भी होता है। तो मैग्नेटाइट में आपका Fe3O4 हो जाता है, यानी कहने का मतलब यहाँ लोहा 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये आपका मैग्नेटाइट हो गया। इसके अलावा सीडेराइट भी होता है, तो सीडेराइट का भी देख लीजिए FeCO3 सीडेराइट भी होता है। काल्कोपाइराइट्स भी होता है, यानी कि काल्कोपाइराइट्स यानी कि इसको मतलब ये CuFeS2 इसको काल्कोपाइराइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको हमने रिकॉल करा दिया। हालांकि याद रखिएगा लोहा एक ऐसा मतलब धातु है, मतलब जंग वगैरह लगने पर, हालांकि सभी धातु जंग लगने पर क्या होती है कि कमजोर हो जाती है, हालांकि लेकिन एक ऐसा धातु है जैसे कि एल्युमिनियम, ये आपको क्या होता है कि जंग लगने से क्या होता है काफी ज्यादा ये मजबूत हो जाता है। और धातुओं के सभी ऑक्साइड याद रखिए कैसे होते हैं कि क्षारीय होते हैं। कैसा होता है कि क्षारीय होते हैं, लेकिन याद रखना होगा कि जो एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसा होता है, तो उभयधर्मी होते हैं। इसके अलावा धातुओं की पहचान की बातम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जबकि और धातुओं में उसके बातम कक्षा में 5 हो गया, 6 हो गया और 7 रहता है। उसी तरह सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन कठोरता में से याद रखेगा एक आपको पारा जो है Hg होता है, यह द्रव के रूप में रहता है, और यह द्रव के रूप में होते हुए भी यह संवहन विधि द्वारा गर्म नहीं होता है, बल्कि यह याद रखिएगा आपको पारा चालन विधि द्वारा गर्म होता है, जो कि एक ठोसों का क्या होता है कि वह गुण होता है कि ठोस जो होते हैं वह सभी चालन विधि से गर्म होते हैं, लेकिन ये द्रव होते हुए भी चालन विधि से ये अपना अथी रहता है। उसी तरह से और धातु में एक द्रव के रूप में आपको रहता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा होता है, तो ब्रोमीन होता है। और सभी धातु विद्युत का सुचालक होती है। हालांकि सबसे अच्छा कंडक्टर में याद रखिएगा आपको मतलब वो चांदी होता है, हालांकि चांदी से कम आपका कॉपर का होता है, लेकिन चांदी महंगा और कम मात्रा में होने के कारण इसका तार वगैरह हम लोग नहीं बनाते, लेकिन कॉपर का बनाते हैं। उसी तरह से सबसे ज़्यादा तन्य की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा आपको सोना जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, तन्य होते हैं, यानी सभी धातु विद्युत का मतलब वह एक उसमें तान्य। इसके अलावा आघातवर्धनीय का भी गुण पाया जाता है। सबसे आघातवर्धनीयता कौन होता है, तो याद रखिए कौन होता है, तो आपको सोना ही होता है। और सभी लगभग मतलब धरती और सबसे ज़्यादा पीरियडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो धातु की ही मात्रा उपस्थित है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमने आपको रिकॉल आपको हमने यहाँ से करा दिया, मतलब धातु से रिलेटेड ये मुख्य बातें आपको याद रखना होगा कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं कि क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड आपको क्या होता है कि अम्लीय होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा क्रोमियम के ऑक्साइड आता है, यानी क्रोमियम के जो ऑक्साइड होगा वो याद रखिएगा वो कैसा, ये आपको क्या हो जाता है कि अम्लीय रूप में मतलब ऐसी व्यवहार करता है, यानी कि यह एक अपवाद के रूप में श्रेणी में इसका जाना जाता है। हालांकि अगर वैसे में लोहा वगैरह की बात करेंगे तो हड़प्पा
सभ्यता में लोहा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था, लेकिन याद रखिएगा आर्य समाज के समय में ये क्या हुआ था कि आर्य सभ्यता में आपको लोहा का आविष्कार हो गया था। हालांकि शरीर में अगर लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि अरक्तता, और अधिकता हो जाने से लौहमयता रोग हो जाता है, यानी कि सिरोसिस वगैरह हो जाता है। और शरीर के याद रखिएगा खून का रंग लाल या हीमोग्लोबिन यानी कि लोहा के कारण ही आपको होता है, उसमें लाल रंग आता है। हालांकि हीमोग्लोबिन के टूटने से उसमें पीला वर्णक आ जाता है, जो कि मूत्र को पीला रंग देता है, जो हम लोग सीधे कहते हैं कि यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग आया है, याद रखना। हालांकि मूत्र में याद रखिए वो अमोनिया होता है NH3, जो कि कहीं ना कहीं आपको वह प्रोटीन के विखंडन से ही आपका बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन जीके को हमने कुछ साइंस से भी रिलेट करके हमने आपको रिकॉल यहाँ पे आपको करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना है वह मुंबई ही है। और कृत्रिम बंदरगाह पूछेगा तो याद रखिएगा वह कौन सा है, मतलब प्राचीन में तो वह चेन्नई बंदरगाह आता है। हालांकि यह मुंबई हो गया। इसके भार को कम करने के लिए याद रखना आपको क्या होगा कि नहावा सुहा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, उस पर अब क्या हुआ कंप्यूटरीकृत है, उसको मतलब ऐसे बनाया गया था, अब बनाया हुआ है। इसके अलावा मुंबई ही एक ऐसा जो कि द्वीप है जिसपे सबसे ज्यादा आबादी आपको बसा हुआ है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा सालसेट द्वीप पर, मतलब माना जाता है कि सालसेट हुआ सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। हालांकि यह द्वीप मतलब तो हमने आपको बता दिया कि द्वीप पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। हालांकि भारत में सबसे अधिक अगर द्वीप की अगर बात करेगा तो अंडमान निकोबार में आपको द्वीपों का सबसे ज़्यादा संख्या मिलेगा, उससे 2 नंबर पे आपको लक्षद्वीप में होता है। हालांकि यहाँ पे नदी के बीच में आपको द्वीप की बात करेगा, ये नदी के बीच में, तो याद रखिएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी में आपका बना हुआ है, जो कि माजुली द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। उसी तरह से उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप के रूप में उसको जाना जाता है। उमानंदा को भूमती मोड़ की धरती के भी नाम से पुकारा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको रिकॉल करके रखना होगा। हालांकि आप मुंबई तो बंदरगाह हो गया, इसके अलावा मतलब गुजरात का जो आपका बंदरगाह देखिएगा तो आपको क्या होता है कि दाहेज बंदरगाह हो गया, और मतलब और कांडला, तो कांडला जो बंदरगाह है तो वह जवरिया बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और जबकि दाहेज को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? तो A.G. टॉन्सले साहब ने किया हुआ था। यह पारिस्थितिकी तंत्र को मतलब कह रहा है, लेकिन यहीं पे अगर कह देता है यहाँ पे पारिस्थितिकी, सिर्फ पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था, तो याद रखने वो रीटर साहब ने किए हुए थे। हालांकि रीटर साहब से पहले भी व्यक्ति किसने, तो हैकल ने किया हुआ था। अब बात है यहाँ पे पारिस्थितिकी में, तो याद रखिएगा पारिस्थितिकी किसके तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो एक क्या होता है कि आपको जैविक घटक से मिलने से बनता है, और एक अजैविक घटक से मिलने से बनता है। यानी कि मतलब एक जीव जंतु हो गया, उसके आसपास का वातावरण का जो मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है, वही आपको क्या हो गया कि पारिस्थितिकी हो गया। और पारिस्थितिकी में याद रखिएगा एक ऊर्जा का पिरामिड आता है। तो पूछता है कि ऊर्जा का पिरामिड का क्या है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड किसने दिया था? तो लैंडमार्क साहब ने दिए हुए थे, और उन्होंने ही बताए हुए थे कि जो निचला स्तर का होता है वह जो ग्रहण उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसका जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा घटते जाती है। क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा घटते जाती है, नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ते जाती है। हालांकि इसमें भी आपको बता दें कि जो मतलब स्थल होता है, स्थल यानी कि जमीन, तो जमीन के लिए आपको याद रखें ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है कि सीधा होता है। क्या होता है कि सीधा रहता है, यानी कि नीचे में आपको क्या उत्पादक को रखा जाता है, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और सबसे ऊपर में आपको क्या होता है कि अपघटक होते हैं। कौन सा होते हैं? तो अपघटक के रूप में आते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बोला कि यहाँ पे याद रखेगा आपको लैंडमार्क का जो ये ऊर्जा का जो पिरामिड है, ये स्थल के लिए आपको क्या होता है कि सीधा रहता है, लेकिन समुद्र की जब बात आएगा तो याद रखेगा ये उसमें ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है कि उल्टा रहता है। उसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र वगैरह में अगर बात करेगा तो वहाँ भी आपका पिरामिड का क्या होता है कि उल्टा ही होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल रखना होगा यहाँ से पारिस्थितिकी में। हालांकि मतलब उत्पादक वो आते हैं जो हरा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं अपना बना लेते हैं, उन्हें ही हम लोग उत्पादक कहते हैं। हालांकि उसका उपभोक्ता जो होता है उनका पहले ग्रहण करता है, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो मतलब पेड़ पौधा घास वगैरह खाते हैं तो उन्हें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और जो प्राथमिक के खाते हैं वह द्वितीय, और जो द्वितीय के खाते हैं तो द्वितीय कहलाते हैं। और जो सबसे अंत में जो मर जाते हैं, सारे गले को खाते पीते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। याद रखेगा अपघटक। हालांकि अपघटक ही आपका पृथ्वी का क्या है सुरक्षा कर्मी है, यानी कहीं ना कहीं साफ सफाई के करने का कार्य यही आपको करता है। और याद रखने का ऊर्जा का ये पिरामिड में, हालांकि यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र या इसको याद रखेगा वो पारी तंत्र के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि पारी तंत्र देख के आप घबरा जाइएगा, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन है। हालांकि इसमें से जैविक घटक, अजैविक घटक में, तो याद रखें अजैविक घटक में 2 तरह के चीज आते हैं। अजैविक घटक में याद रखें एक कार्बनिक होते हैं और एक बिना अकार्बनिक होते हैं। तो कार्बनिक में से आपको याद रखेगा आपको कोई सा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये आपको कार्बनिक के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह से आपका धूप हो गया, तापमान हो गया,
हाँ, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब आपको मिट्टी हो गया, ये सब क्या है आपको अकार्बनिक के रूप में श्रेणी में आपको मतलब डाला गया है। जबकि जैविक घटक में भी आप जान लीजिए आपका एक उत्पादक होते हैं और एक उपभोक्ता होते हैं और एक अपघटक होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमने मतलब यहाँ इकोसिस्टम से हमने आपको रिकॉल करा दिए। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? तो 19 जुलाई जो 1969 को हुआ था। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके अलावा फिर बाद में जाकर फिर 6 और बैंकों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी कि 1980 में हुआ था। तो 14 मिलकर कितना हो गया था आपका 20 मतलब बैंक रजिस्ट्रीकृत हो गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बैंकों का तो याद रखिएगा अभी तो वर्तमान में 12 गो आपको बैंक ही आपको मतलब ये राष्ट्रीयकरण मतलब के रूप में अभी मतलब मान्यता उनको मिला हुआ है। ये सारे क्वेश्चन हालांकि हजारी समिति के आधार पे ही आपको ये सब सारे क्वेश्चन ये सब हुआ था और ये जो 1969 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको बैंक से रिलेटेड में है, यहाँ से आपको पूछते ही रहते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, वो भी कहिया हुआ था? तो 16 मई 1946 को हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही आया था और कैबिनेट मिशन में पूछता है कि कितने व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा वह 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति से आप मतलब ऐसे याद रख सकते हैं PAS पीस मतलब पास, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस साहब थे, तो इन्होंने अध्यक्ष के रूप में बनाते उसका AB अलेक्जेंडर हो गए, स्टोपेड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति थे जो कि आए हुए थे, जो कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए आए हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखना है वह राष्ट्रपति साहब होते हैं। हालांकि अमेरिका वगैरह में प्रथम नागरिक याद रखेगा वह उपराष्ट्रपति होते हैं। अब सॉरी, राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है यानी कि मतलब वही क्या होता है कि उसका मतलब प्रथम नागरिक कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत का प्रथम नागरिक बनने के लिए उसमें योग्यता वगैरह में राष्ट्रपति की चर्चा याद रखिएगा 58 में है कि पहला वह भारत का एक मतलब नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, दूसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचन योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा पागल वगैरह वो मतलब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मतलब उनका दिवालिया वगैरह ये सारे क्वेश्चंस ना होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन, हाँ जहाँ तक बात है कि पढ़ा लिखा या शिक्षित होना, तो वह उसमें नहीं ये चीज़ का दर्शाया मतलब आपको मिलता है। अब आप राष्ट्रपति से संबंधित डायरेक्ट आप कैसे भी याद रख सकते हैं। इस तरह से उनका जैसे ट्रिक आता है कि पकानी हो गया, पकानी को का दुयो दशम, पकानी को का दुयो दशम। यहाँ से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में रिकॉल हो जाएगा। जैसे कि आपको 52 से शुरू होकर यह कहाँ तक आता है, तो 61 में आता है। ये 52 हो गया, ये 53 हो गया और ये आपको 54 हो गया, 55, 56 और ये हो गया आपका 57 हो गया और ये 57 और इसके बाद में योग्यता में 58 हो गया और ये आपका 59, 60 में आपका शपथ हो गया, 61 में आपको महाभियोग आता है। चलिए आपको याद दिलाते हैं। जैसे कि आपका पूछेगा कि राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया था, याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछेगा आपको निर्वाचन का, तो वह अमेरिका से लिया गया है। लेकिन निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। यानी ये 3 क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, निर्वाचन अमेरिका से, लेकिन निर्वाचक मंडल की बात करेगा आपको तो याद रखेगा तो वह यही निर्वाचक मंडल जो कि आपको 55 में है, जो कि आयरलैंड से लिया गया। अब चलिए यहाँ पे राष्ट्रपति का पद में आपको 52 से संबंधित है, 53 में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान हमारा राष्ट्रपति होते हैं। उसके अलावा 54 में आपको क्या मिलेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में आपका कोटा वगैरह है, यानी कि निर्वाचक मंडल वगैरह की व्यवस्था किया गया जिसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका मतलब निर्वाचन होता है। और इसके अलावा 56 में आपका कार्यकाल हो गया, यानी कि 5 वर्षों का ही होता है और 57 में इनका दोबारा क्या होता है कि निर्वाचित कर लिया जाता है। एक राष्ट्रपति बहुत बार चाहे तो अपना निर्वाचित होकर आते रहता है, यानी कि उनकी मृत्यु तक ले यहाँ पे है, उसके अंतिम उम्र का मतलब ध्यान नहीं रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसके बाद 58 में आपका योग्यता, हालांकि योग्यता से संबंधित हमने आपको बता दिया। इसके अलावा दशा वगैरह हो गया, यानी कि थोड़ा मानसिक रूप से संतुलन में मतलब व्यक्ति रहना चाहिए, यानी कि और उनके ऊपर कर्ज वगैरह मतलब ज़्यादा दिवालिया वगैरह ये ना होना चाहिए। 60 में उनका शपथ है, शपथ मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको दिलाते हैं। और 61 में आपका क्या है कि महाभियोग है। तो याद रखना होगा कि 61 में आपको महाभियोग है और ये महाभियोग बहुत पूछता है कि आपको कैसी प्रक्रिया है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग लाने के लिए किस में ला सकते हैं, तो याद रखिएगा आपको कि लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में, कहीं भी आप महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी कितने व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहिए, तो 1/4 मतलब यथी व्यक्ति का, यानी कि 25% आपके क्या होता है कि हस्ताक्षर चाहिए शुरू करने के लिए। और जैसे जिस सदन में जाती है तो याद रखिएगा 2/3 बहुमत से यह पारित कर दिया जाता है। जैसे ही जाता है दूसरा सदन में तो फिर पारित होने के बाद तो राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है अपने आकर अपने बातों को पक्ष के रखते हैं। उसके बाद में जब यह वहाँ से भी आपको पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ता है। हालांकि अभी तक कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू हुआ है, लेकिन प्रक्रिया का आपका यही आपका प्रक्रिया इसमें है कि
भी लोकसभा राज्यसभा में 1/4 से पहले शुरू होता है, उसका 2/3 से यह पारित कर दिया जाता है। और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया आपका है। हालांकि महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था, याद रखिए वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये मोटा मोटी हमने क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करा। और याद रखें कि राष्ट्रपति क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखने वो अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, न कि निर्वाचन किया जाता है, क्योंकि निर्वाचन में तो इनका हो चुका रहता है, वह लोकसभा सदस्य के रूप में अपना निर्वाचन होता है। उसी तरह से राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं डायरेक्ट, जबकि राज्यपाल का क्या होता है कि निर्वाचन नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मुख्य हमने आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि इसमें देखिएगा तो राष्ट्रपति का क्षमादान वगैरह कितना में है, तो 62 में। अध्यादेश कितना में है, तो 123 में आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को डेसिबल के रूप में मापा जाता है। तो ध्वनि को यहाँ पे हम लोग डेसिबल के रूप में मापते हैं। ध्वनि में याद रखना है कि ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। बाकी इसमें भी आपको परावर्तन मिलेगा, अपवर्तन मिलेगा, मतलब विवर्तन मिलेगा। इसके अलावा व्यक्तिकरण की घटनाएं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है। ध्वनि की जो चाल होती है, याद रखिएगा, वह घनत्व के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने आपको बोला घनत्व के ऊपर, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में भी उससे आपको कम ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अब यहाँ पे हमने और इस्पात में याद रखिएगा, स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होता है। अब ध्वनि का चाल के ऊपर देख लेते हैं ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ने से याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से इसका ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है, यानी कि 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होता है कि ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। उसी तरह से आपका आर्द्रता बढ़ने पर भी आपका ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। हालांकि दाब का यहाँ पे कोई प्रभाव मतलब इस पर नहीं पड़ता है। उसी तरह से जिस दिशा में आपको मतलब हवा चल रहा है, मतलब ध्वनि चल रही है, तो उसी दिशा में अगर हवा का वेग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको ध्वनि से रिलेटेड हमने आपको याद कराया। आपको याद रखना होगा। हालांकि ध्वनि याद रखिए 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों तक ही रहती है। चलिए गांधी जी का जन्म मतलब ये गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे मतलब ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसके अलावा गांधी जी का देख लीजिए 1893 में मतलब दक्षिण अफ्रीका या गए हुए थे। उसके बाद नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने 94 में किया था। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार इन्होंने अपना सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। भारत में आने के पश्चात में याद रखिएगा तो वह 1917 में मिलेगा, चंपारण विद्रोह का जो हुआ था उस समय। इसके अलावा गांधी जी का बहुत सारा किताब वगैरह है, जैसे कि आपका यंग इंडिया हो गया, नवजीवन, हरिजन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, इंडियन ओपिनियन जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखा हुआ था। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन, मेरे सपनों का भारत, ये सारे क्वेश्चन गांधी जी का लिखा हुआ है, जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं। और गांधी जी सबसे पहले मतलब गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। इसके अलावा गांधी जी मतलब एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, उसमें किए थे। हालांकि हिंदी का प्रोत्साहन भी आपको कर्नाटक अधिवेशन में हुआ था। और गांधी जी पहली बार मतलब गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है, परंतु गांधीवाद नहीं हुआ। आपको कराची अधिवेशन में जो हुआ था 1931 में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता किए थे, उस समय इन्होंने बोला था। हालांकि 1931 में ही वह मतलब मौलिक अधिकार वगैरह भी पास किया गया था। कारण था यहाँ पे लगभग दिसंबर मतलब ये जो कि मतलब क्योंकि इसे जो था मतलब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को मतलब गांधी जी बचा नहीं पाए थे, जिसके कारण ही क्या हुआ था कि नारा उस समय यहाँ पे लगाया गया था। इसका ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा, हमने यहाँ से रिकॉल करा दिया। चलिए इसका अगला पार्ट हम फिर जल्द लेकर आएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो जा रहा है, तो अगर आपने देखा यहाँ पे हमने आपको रिकॉल कराया, अगर आपको कैसा लगा नहीं लगा अपना कमेंट जरूर अपना सुझाव में दे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।